नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बियोम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर फिर से एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने। हम पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट, मतलब हम पौधों में श्वसन कैसे होता है ना, किस किस पार्ट्स में होता है। तो हमने पढ़ा था कि पौधों में श्वसन अलग अलग पार्ट्स में होता है, उसमें स्टीम में भी होता है, रूट्स में भी होता है और लीव्स में भी होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि पत्तियों में जो रेस्पिरेशंस होती है, पत्तियों में जो रेस्पिरेशंस होती है वो कैसे इन करती है, कैसे ऑक्सीजन इन करती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वो उस ऑक्सीजन का क्या योगदान है ना। ये सारी चीजें हम ये चीजें पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। हमने ये भी पढ़ा था कि रातों के समय हमें पेड़ के नीचे, खास करके पीपल और नीम के पेड़ के नीचे हमें क्यों नहीं सोना चाहिए। यहां तक की चीजें डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। रेस्पिरेशन इन एनिमल, प्राणियों में श्वसन। बच्चों, हर एक जीव में अलग अलग मोड्स में रेस्पिरेशन होती है, अलग अलग मोड्स में होती है, अलग अलग ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्लांट्स में क्या था, प्लांट्स में अलग अलग उसी प्लांट्स के अलग अलग क्या थे, पार्ट्स में रेस्पिरेशंस हो रहे थे। रूट्स में भी अलग तरह से रेस्पिरेशंस हो रही थी और स्टीम में अलग तरह से रेस्पिरेशंस हो रही थी और लीव्स में अलग तरह के रेस्पिरेशंस हो रही थी। बट जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो एनिमल्स जो है, एनिमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही अलग हो जाती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब श्वसन अंग ही अलग हो जाती है। मतलब अगर आप ये कहें कि हम सांस किस चीज से, देखिए बच्चों, जब हम बात करें एनिमल्स में, ह्यूमंस के बारे में, अपने शरीर के लिए जब हम खुद कैसे सांस लेते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आप कहिएगा कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नाक है। नहीं, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नाक नहीं, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन श्वसन अंग क्या है, लंग्स है। हम लंग्स के मदद से सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसलिए क्या हो जाएगा, लंग्स। नाक तो सिर्फ एक माध्यम है जो ऑक्सीजन को, चाहे तो आप नाक से ले लीजिए या फिर मुंह से ले लीजिए, तो ये सिर्फ एक माध्यम बनेगा। लेकिन वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए आपका कौन सा नाम आएगा सामने, लंग्स। तो लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। हम बात कर रहे थे अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये एक कोशिका का बना हुआ है ना। हमने अमीबा के बारे में बहुत सारा नॉलेज प्राप्त करा है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करा है डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो बच्चों एक बार वहां पे जाकर आप जरूर देखिए अमीबा, क्योंकि ये अमीबा हमने वहां पे बताया था कि अमीबा का 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। इसके बारे में अगर 2, 3, 4 पॉइंट्स भी लिख दिए तो आपको इनफ नंबर मिल जाएंगे। तो इसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन करा था बच्चों डाइजेशन वाले चैप्टर में। वहां पे आप जाइए और इस चीजों को, डाइजेशन वाले जो पार्ट्स था उसमें हमने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करा है। तो वहां पे जाइए, इस चीजों को देखिए, है ना। अभी हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेशंस के। आपको पता है कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर के साथ साथ ये एक्वाटिक एनिमल है, मतलब ये जलीय जीव है। तो ये जलीय जीव है और यूनिसेलुलर, तो इसका सारा का सारा फंक्शन किससे होने वाला है, एक ही सेल से होने वाला है। चाहे वो डाइजेशन हो या फिर एक्सक्रिएशन हो या फिर रेस्पिरेशन हो, सेल डिवीजन के द्वारा वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी पूरी कर लेती है। बच्चों अमीबा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, वो किससे सांस लेता है। तो अमीबा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि ये क्या है कि एक ही सेल के लिए, बस एक ही सेल से बना है, तो एक ही सेल के द्वारा सारा काम का क्या हो जाएगा, संपादन किया जाएगा, सारा काम उसी से हो जाएगी। तो सेल एक ही है तो वो अलग अलग ऑर्गन कहां से लाएगा। जैसे हमारे शरीर में देख लीजिए, दूसरे पशुओं के शरीर को देख लीजिए, बर्ड्स को देख लीजिए, उसके लिए क्या है कि अलग अलग बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है। बहुत सारे सेल से वो कई सारे टिश्यू बने, कई सारे टिश्यू से क्या, कई सारे ऑर्गन्स बने और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम को तैयार करता है और ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी का निर्माण होता है ना। तो हमारे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि यहाँ पे उसके लिए हर एक फंक्शंस के लिए, हर एक क्रिया करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स विद्वान है, अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है। लेकिन अमीबा जैसे
यूनिनस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक काम एक ही सेल्स के लिए होता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हर एक कोशिका का सबसे बाहरी वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो उसी से ये क्या करता है, अपना श्वसन की क्रिया विसरण प्रक्रिया द्वारा करते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा होती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी बस इतना पता कर लीजिए कि अमीबा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, तो कोशिका झिल्ली। उसी ढंग से अर्थवार्म, अर्थवार्म केचुआ को कहते हैं बेटे। केचुआ हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग को केचुआ जहां पढ़ाया जाता था, केचुआ एक ही चीज समझ में आती थी, सांप के ऊपर के खोपड़िया को केचुआ समझ लेते थे हम लोग। जबकि केचुआ किसे कहते हैं, वो जो नाली से निकलती बरसात के मौसम में खेतों में अच्छे ढंग से वो निकलते हुए नजर आएंगे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, सड़कों पे, घरों में। वो चाली गांव में कहते थे उसे, चाली है ना, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते थे इसको। तो हम लोग मतलब देहाती भाषा में चाली कहते थे, और जब पढ़ाया जाता तो अर्थवार्म्स या केचुआ कहे जाते थे। तो केचुआ का मतलब गांव में सांप के ऊपर के खोपड़िया निकल जाता था ना, तो व्हाइट रंग के खोपड़िया, उसको हम लोग समझते थे ये कैसे सांस ले सकती है, उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि अर्थवार्म केचुआ क्या होता है, मैंने डायग्राम भी बना रखा है, ये रहा अर्थवार्म। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे केचुआ। तो केचुआ का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो स्किन है ना। फिर फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, क्लोम, गिल्स है ना, गल्फर है। ग्रास होपर टिड्डा, ग्रास होपर को क्या कहते हैं बेटा, टिड्डा। तो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया, श्वास नली है। हम पढ़ेंगे ये ट्रैकिया क्या होता है, सारे चीजें पढ़ेंगे। ये कॉकरोच, तिलचट्टा तो आपने सारे में देख रखा है, उसका क्या है भैया, तो ये उसका भी ट्रैकिया ही है, श्वास नली है ना। हॉर्स फ्लाई, मक्खियां जो होती है उसका भी ट्रैकिया ही है। मॉस्क्यूटो, मच्छर का भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है बच्चों, तो ट्रैकिया ही है। तो ये चीज सब याद रख लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स है, याद रखिएगा। इसका रेस्पिरेटरी और हो सकता ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, है ना। तो ह्यूमंस, बींग्स, बर्ड्स, डॉग्स, ये तो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ इसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हो जाता है, लंग्स होती, फेफड़ा होता है ना। और फ्रॉग का देखिए, फ्रॉग का अलग सिस्टम चलता है। फ्रॉग ये मेढक स्किन, गिल्स, लंग्स तीनों से कर लेता है बच्चों, तीनों से ये रेस्पिरेशन करता है, इसलिए इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन तीनों है। स्किन से क्या होता है, तो जब फ्रॉग्स क्या करते बच्चों, अब जब कोई फ्रॉग्स का छोटा सा बच्चा जो होता है उसे हम टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल जो होता है मेढक के बच्चे, वो मछली के रूबरू होता है, मछली के जैसी होता है, लेकिन पूंछ उसकी लंबी होती है। तो आप देखिए मौसम में तो जो मछली के जैसा ही रूप रहता है उसको, तो हम लोग उसको मछली ही समझ लेते थे ना। लेकिन बाद में जब घर पे आकर के पूछते थे ये क्या है, तो वो लोग बोलते थे मछली, मेढक का बच्चा, तो फेंक देते यार तेरी। तो वो क्या था, तो मेढक जब वो मछली की तरह होता है तो उस समय वो सांसें गिल्स से लेता है ना, तो मछली के जैसे आकार का ही रहता है, तो उस समय वो उसका गिल्स होता है जो वहां सांस लेता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे डेवलप होता है, तो वो देखिए मेढक को उभयचर भी कहा जाता है ना। उभयचर का मतलब होता है वो जो जमीन पे भी रहे, पानी में भी रहे। मेढक देखिए अब जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है, तो वो उभयचर हुआ। तो उभयचर वो देखिए कि आप बारिश के समय में देखिएगा कि खेतों में खूब ज्यादा मेढक टर 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 कर रहा है, और फिर बारिश खत्म करने के मौसम अगर आ गए तो मेढक आपको नजर नहीं आएंगे, छोटे छोटे नालियों में नजर आएंगे, कहीं कहीं नजर आएंगे, है ना। लेकिन जो बारिश के समय में खूब ज्यादा अलग अलग रंगों का मेढक नजर आएंगे और एकदम क्या कू करते रहते। तो वो जो है वो कहां से निकलते, वो मिट्टी के अंदर से निकलते, और वो मिट्टी के अंदर से निकलते तो वहां पे कैसे सांस लेते, तो उस समय वो सांस स्किन के जरिए लेते हैं ना, अपने त्वचा के जरिए लेते हैं। फिर जब वो बाहर रहते तो उस समय वो लंग्स से सांस लेते हैं ना। यहां तक की चीजें समझ में आए तो इस चीजों को आप नोट कर लीजिए कि अमीबा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अर्थवर्म का स्किन, फिश का गिल्स, ग्रासहॉपर ट्रैकिया, कॉकरोच ट्रैकिया, हॉर्सफ्लाई ट्रैकिया, मॉस्क्यूटो ट्रैकिया, ह्यूमंस, बर्ड्स, डॉग्स, काउ, ये सारे के सारे क्या है, लंग्स है। फ्रॉग का तीनों चीजें है। ये चीजें आप याद कर लीजिए, है ना, नोट भी कर लीजिए। अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा का रेस्पिरेशन चूंकि हमने अभी भी पढ़ा है और पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि अमीबा क्या बच्चों, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जलीय है, तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन भी लेगा, रेस्पिरेशन के लिए तो सभी को ऑक्सीजन ही चाहिए, तो ये जो ऑक्सीजन भी लेगा तो क्या ये बाहर आकर के एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा, तो क्या नहीं, ये जल में है तो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन से ये कंज्यूम करेगा। और ये कंज्यूम कैसे करेगा, तो ये कंज्यूम करेगा डिफ्यूजन की प्रक्रिया। तो आपको मैंने डिफ्यूजन की प्रक्रिया भी, विसरण की प्रक्रिया भी बताया हूं,
विसरण की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों? तो जब किसी भी लिक्विड, है ना, लिक्विड क्या जब ट्रांसफॉर्मेशन किसी सेल के अंदर होती है, तो उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था ऑस्मोसिस, प्रासरण। लेकिन जब गैस के लिए हम जब यूज करेंगे, जब गैस सेल के अंदर और बाहर होती है, वो क्या कहलाती है? वो विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। बच्चों विसरण की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा धीमा है, बहुत ज्यादा स्लो है। अगर आपके शरीर में ये विसरण की प्रक्रिया अगर होने लगे आपके शरीर में, ह्यूमन्स बींग्स में या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, आप ऐसे ही बोल दीजिए कि ह्यूमन्स बींग में नहीं कर सकता क्योंकि मल्टी सेलुलर प्लांट में ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया द्वारा होता है, मैंने वहां भी बताया। लेकिन हमारे शरीर में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया नहीं होती है ऐसे ऐसे जगह पे, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बहुत जल्दी करना पड़ता है, जबकि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया इतनी स्लो है कि हमारे लंग्स से अपनी उंगली अंगूठे तक अगर इसको ब्लड को ले जाना है या ऑक्सीजन को ले जाना है, तो इसको जाने में लगभग 3 साल लग जाएंगे। ऐसे में तो लोग मर जाएंगे, 2 मिनट नहीं ऑक्सीजन ले तो मर जाएंगे लोग, 3 साल कैसे जिंदा रहेगा? तो अमीबा डिपेंड्स ऑन द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग, है ना। सांस लेने के लिए वो किस चीज पे निर्भर करती है? तो किस पे? तो डिफ्यूजर्स पे, है ना। डिफ्यूजर्स मैंने ये दिखा भी दिया बच्चों, यहाँ पे ये क्या है? अमीबा है ना। तो अमीबा में जो रेस्पिरेशन होती है, तो देखिए अमीबा जो एक सिंगल सेल से बनी हुई होती है, तो हर एक सेल के बाहर की आवरण क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और हर एक सेल में क्या मौजूद होती है? एक न्यूक्लियस मौजूद होती है। ये जो ब्लैक कलर के डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये क्या बच्चों? तो ये है साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। बच्चों इसी में सारे ये क्या करते हैं? ये डाइजेशन का भी ये सारा चीजें ये साइटोप्लाज्म में ही ले लेते हैं। हमने वहां पे पढ़ा पाचन से जो भी फूड्स आता है वो कहां चाहिए? उसको साइटोप्लाज्म में भी चाहिए। तो साइटोप्लाज्म में ही इसको क्या चाहिए बच्चों? तो ये भी ऑक्सीजन कहां आएंगी? तो इसी में आएंगी। फूड्स वैक्यूल्स हमने पढ़ा था, है ना, फूड्स वैक्यूल, खाद रिक्तिका, खाद को अवशोषण करने का, भोजन को अवशोषण करके कहां ले लेती है? साइटोप्लाज्म में ले लेती है। अब जब वहां पे स्टोर हो गई तो अब उसको जलाना भी है ना, तो जलेगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन भी कहां चाहिए? जहां पे फूड है तो वही ना, तो फूड भी साइटोप्लाज्म में ही है, तो फूड में ही उसको जलाएगा। जब फूड में वो जलाएगी तो वहां से जो एनर्जी प्राप्त होगा तो अपने आप को ग्रोथ करेगी, और वहां से ये क्या करती है? हर एक ही तो है, ये अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा देती है। साइटोप्लाज्म में भी कहीं कहीं ये पहुंचा देती है, फिर सेल मेम्ब्रेन को भी दे देती है ना। इस तरह से वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया। अब ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया क्यों हो पाती? क्योंकि वो सिंगल सेल है, सिंगल सेल से बना हुआ है और बहुत छोटा है, और बहुत छोटा होने के कारण उसको इस ऑक्सीजन को बहुत लंबा दूरी तय नहीं करनी होती है। वो क्या करती है? तो बहुत कम दूरी ही तय करनी होती है, तो वो आसानी से ये ले लेता है ना। लेकिन मल्टी सेलुलर में बहुत दूर जाना पड़ता है, मैंने आपको ये पहले भी डिस्कशन में बताया हूं। देखिए द एक्सचेंज ऑफ गैस बाय सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज होता है अमीबा में, वो कहां होता है? सेल मेम्ब्रेन में होती है ना। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए बच्चों ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन इनटू अमीबा, यहां से ये क्या करते हैं? तो ये भी कौन सी? जो जल में विलय हो, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन हो, वही ये ले सकती है, लेती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनती है और वाटर बनती है, ये तो पता है ना। तो ये वाटर को क्या करती है? वाटर को भी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर उसी इसमें वाटर में छोड़ देती है ना। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन अर्थवार्म में। रेस्पिरेशन इन अर्थवार्म में बच्चों, अर्थवार्म जैसे कि मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, ये अर्थवार्म और ये है लीच। लीच मतलब जोक कहते हैं। जोक आप लोगों ने अगर देख रखा है, नहीं देख रखा है तो भैया गूगल कर लीजिएगा। हम लोग तो खेत में खेलते तो खूब ज्यादा, जब पानी के मौसम में खेत में जाते तो एकदम पैर में चट्ट से पकड़ लेता था, है ना। तो भैंस वैंस में जब पानी के बरसात का मौसम आता है और भैंस वैंस या गाय वाय चरने जाती कभी खेत वेत कभी, तो उसको क्या होता था? तो जोग पकड़ लेती थी। अब जोग पकड़ लेती थी और वो क्या होता था? वो एकदम आप ब्लड निकाल देती, ऐसे पकड़ती थी, एकदम पकड़ करके सक करने लगती थी ब्लड को, है ना। तो जोक ये होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा कर लेती है, ऐसे वो करके आप बहुत बड़ा कर लेती है। लीच, इंग्लिश में लीच कहते हैं, हिंदी में जोक कहते हैं बच्चों। तो ये अर्थवार्म में शोषण है ना, और अर्थवार्म और लीच दोनों का एक ही तरह का रेस्पिरेशन है।
लीच। बच्चों द अर्थवर्म एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्किन, ये किससे करता है? स्किन से करता है। क्योंकि आपको पता है कि कभी आप केचुआ को देखिएगा, मतलब चाली को देखिएगा, तो चाली का शरीर हमेशा क्या रहता है? भींगा भींगा सा रहता है, भींगा भींगा, वो मॉइस्ट स्किन से रहता है उसका, बहुत थीन, बहुत पतला और मॉइस्ट स्किन होता है, जिसमें क्या होता है, तो एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन या फिर एयर उसके कांटेक्ट में आती है, तो वो ऑक्सीजन उसके बॉडी में चिपक जाती है। जब वो बॉडी में चिपका लेती है तो वहां पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ब्लड कैपिलरीज का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी रक्त को पास करने वाली कैपिलरी। जब अपने आंखों में देखते हैं तो आंखों में एकदम धागेनुमा स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रही है, एकदम खूब पतला पतला स्ट्रक्चर्स, वही क्या है? वो ब्लड कैपिलरीज है ना। तो यहां पे उसके सेल्स में भी बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती है, जो क्या करती है, तो ये ऑक्सीजन को क्या करती है? अपने से चिपका लेती है हवा को, और वहां से ऑक्सीजन ले लेती है। ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या करती है, तो पूरे बॉडी में उस ऑक्सीजन को फैला देती है। और जहां पे उसका इंतजार कौन कर रहा होता है? वहां पे उसका इंतजार कर रहा होता है फूड्स। फूड्स क्या करेगा? तो फूड्स को मिल गया ऑक्सीजन, फिर जलेगी, तो फिर क्या बनेगी? एनर्जी और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी ढंग से वो एनर्जी प्राप्त कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वो कहां छोड़ देती है? स्किन पे। स्किन से फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सेम कंडीशंस होता है लीच का भी। इस तरह से ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया अमीबा में भी स्पष्ट हो गई है। रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, केचुआ में भी शोषण को आपने समझ लिया अच्छे ढंग से। बच्चों ये 3 नंबर में आया तो इस तरह का डायग्राम बना दीजिएगा, इतना भी लिख दीजिएगा कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा एक एक्वाटिक एनिमल्स है ना, उसकी सारी क्रियाएं एक सेल से पूरी होती है। इतना भी अगर लिख दीजिए तो सारे के सारे नंबर 3 के 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। लीच के बारे में पूछ दे, अर्थवर्म के बारे में पूछ दे, तो इसके बारे में भी आप इतना लिख दीजिएगा तो वो पूरे चीजें आपको मतलब नंबर मिल जाएंगे। लिखने पे सारा का सारा जोर डालिए, कुछ चीजें समझिए और फिर इसको क्या करिए? लिखने पे जोर डालिए, बार बार लिखते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, है ना, तो आपको पूरे अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। ज्यादातर मैं आपको डायग्राम के जरिए आपको बायो को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके नजर में जो भी देखिए पिक्चर बनती है, अगर पिक्चर बन गई उस चीजों की तो वो याद हो जाएगा। मानसिक संतुलन मतलब ब्रेन भी कहती है कि पिक्चर के जरिए हमको बताओ, हम पूरे चीजें कैप्चर कर लेंगे, है ना। तो हम आपको पिक्चर के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीजों को आप समझिए कैसे उसके अंदर अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन होता है और केचुआ के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है ना। ये चीजें समझ में आ गई तो इसको नोट कर लीजिए सारे को अच्छे ढंग से। फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन फिश, उसके बाद हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पे चलेंगे, है ना। यहां तक की चीजें नोट करिए पहले। देखिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं रेस्पिरेशन इन फिश, मतलब मछलियों में श्वसन कैसे होता है। देखिए मछली चूंकि मतलब पानी में रहती है ना, वो एक्वाटिक एनिमल है, तो जो पानी में रहती है तो उसे भी ऑक्सीजन कैसा चाहिए? तो उसे भी ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ ही चाहिए, उसे भी ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ चाहिए। देखिए फिश के पास रेस्पिरेशन करने के लिए एक विशिष्ट ऑर्गन है, एक विशिष्ट ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन है जो कि गिल्स है, क्लोम है। क्या कहते हैं उसे? क्लोम। आप देखिएगा जो मछली के जो आप मुंह के दोनों तरफ देखिएगा तो यहां पे क्या होता है, तो ये गिल्स कवर होता है, गिल्स कवर जो दोनों क्या होता है तो ऐसे ऐसे होते रहता है। उसके अंदर इस वाले चीजों को उठा के देखिएगा तो बहुत सारा क्या होता है, तो रेड सा स्ट्रक्चर होता है, 2-3 प्लेट्स में बटे हुए होते हैं दोनों तरफ, जिसमें उंगली नुमा बहुत सारा धागा नुमा संरचना होता है लाल लाल, उसे ही हम क्लोम कहते हैं। वो जो क्लोम है ये हार्ट का काम करती है। क्या करती है? हार्ट का काम करती है। जब वो क्या करती है, तो ये चूंकि एक्वाटिक्स एनिमल है तो इसको भी ऑक्सीजन क्या चाहिए, तो जो डिजोल्व हो वाटर में वही चाहिए। ये क्या करती है यहां से, तो ये पानी उसको क्या करती है, ये यहां से लेती है मुख के द्वारा और ये क्या करती रहती है, इसको लगातार यहां से पानी को ये क्लोम पे भेजती रहती है, यहां से ये क्लोम पे भेजती रहती है। अब ये क्लोम पे जब वाटर जाती है तो ये वाटर जब जाती है यहां से होकर के इस पे आती है, तो यहां से ये इस क्लोम्स के जरिए बहुत सारे क्लोम्स में ब्लड कैपिलरीज होती है जो यहां से उस ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है और वाटर को यहां से ये बाहर निकाल देती है। यहां से वाटर गई
है ना, वाटर गई, और वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको ये क्या कर लेती है, अपने इस चीजों में चिपका लेती है, इस कॉलम्स में चिपका लेती है, और यहां से ऑक्सीजन ले लेती है, और यहां से ये फिर उस वाटर को बाहर निकाल देती है ना। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन ले ली है, तो इस ऑक्सीजन इस कॉलम के जरिए बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड के जरिए वो पूरे बॉडी पार्ट्स में उस ऑक्सीजन को भेज देती है, और वहां पे जब भेज देती है तो वहां पे क्या होता है, फूड होता है, फूड का क्या करता है वो, फिर वहां पे रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन के चक्कर में वहां पे एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, तो फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उसी ढंग से ये वापस कहां आ जाती है, वापस फिर उस बॉडी पार्ट से, और कार्बन डाइऑक्साइड इस कॉलम में पहुंचती है, और कॉलम के जरिए फिर से ये क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हम मछली में रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं, मछली में भी रेस्पिरेशन इस प्रकार से होती है ना। देखिए अब इसको लिखना कैसे है, तो फिश हैज ऑर्गन टू ब्रीथिंग दैट इज कॉल्ड गिल्स, मतलब जो मछलियों के पास एक विशिष्ट अंग है उसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं ना। अब गिल्स बोथ साइड्स ऑफ हेड, गिल्स जो होता है हेड के दोनों तरफ होता है, सर के दोनों तरफ पाए जाते हैं। The fish breathes by taking water through its mouth and send it gills, है ना, वो क्या करती है, माउथ के जरिए वो वाटर को लेती है और इसको कहां भेज देती है, गिल्स पे। अब गिल्स पे क्या होता है कि when water passes over the gills, gills extract dissolves oxygen from this water, गिल्स क्या करती है, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करके इस वाटर को भेज देती है। The extracted oxygen is absorbed by blood and carried to all the parts, ये जो ऑक्सीजन जिसे एक्सर्ट किया है किसने, इस गिल्स ने, उस गिल्स फिर वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को पूरे होल पार्ट्स में भेज देगी, और वहां पे उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी गिल्स में, गिल्स से जाएगी ब्लड में, ब्लड से क्या जाएगी, सेल्स में, है ना। सेल्स में क्या होता है, तो वहां पे फूड्स होते हैं, तो फूड्स में क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उसका प्रोडक्ट बनता है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, प्रोडक्ट बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है फिर से ये उसी थ्रू ब्लड के जरिए कहां आ जाती है, सेल्स में, फिर सेल से क्या होता है, ये सॉरी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां, सेल में बना है, तो सेल में बना है तो फिर ये कहां आ जाएगी, उस सेल से ब्लड में आ जाएगी, ब्लड से फिर गिल्स में आ जाएगी, और गिल्स के थ्रू ये क्या हो जाएगी, फिर वो बाहर निकल जाती है अपने नियरेस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स में, उसमें डिजोल्व हो जाती है, और फिर वहां से वो डिजोल्व होकर के ये अपना फिश जो है अपना पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम कंप्लीट कर लेती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि फिश में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, फिश के क्या पास क्या होता है, तो फिश के पास एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है जिसका नाम गिल्स है। गिल्स जो है वो दोनों तरफ गिल्स कवर रहती है, ढकी हुई रहती है, और ये गिल्स जो है वो हेड के दोनों तरफ होती है, हेड के दोनों तरफ होती है, जहां पे जब ये वाटर डिजोल्व, ऑक्सीजन डिजोल्व जो रहती है वाटर में, वो मॉथ्स के जरिए आती है इस गिल्स पे, और गिल्स पे ये बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज रहते हैं, ये रेड कलर की होती है, ये क्या होती है, रेड कलर की होती है, इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज रहती है जो इस ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है, और वहां से वो पूरे होल पार्ट से पहुंचा देती है, और होल पार्ट में उसका इंतजार कर रहा होता है फूड, जहां पे ये ऑक्सीजन क्या करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरा करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरा करता है, और वहां से रेस्पिरेशन के जरिए आपको पता है कि रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट क्या सब बनते हैं, तो प्रोडक्ट बनते हैं भैया CO2, एनर्जी, एंड क्या बनता है भैया, वाटर। तो एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है वाटर भी, वो वाटर और ये CO2 ये दोनों क्या करता है, तो फिर से ये उसी सेल से ये ब्लड के जरिए फिर गिल्स में, और गिल्स के जरिए ये बाहर निकल जाती है। इस तरह से हमने ये रेस्पिरेशन पढ़ा किसमें, फिश में। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कशन करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बच्चों अभी तक जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में रेस्पिरेशन को पढ़ा है वो चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो अच्छे से एक अच्छा कमेंट करिएगा, है ना, और मुझे बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों की आदर करिए और शिक्षा को समय दीजिए। राधे राधे, हैव अ नाइस डे।